नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। बात यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता की, जो उत्तराखंड विधानसभा में अब इस पर विधेयक पर बहस हो रही है। तो 2 फरवरी को विधेयक पर समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। आज बिल पेश कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि बिल में सभी धर्मों के रीति रिवाजों को जगह मिली है और लैंगिक भेदभाव जो है उसे बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। बिल के जो बड़े प्रावधान हैं उनके मुताबिक सभी धर्मों के रीति रिवाजों को यूसीसी में शामिल किया गया है। शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जिन रिवाजों में भेदभाव की गुंजाइश दिखती है उन्हें खत्म किया गया है। 1 से ज्यादा शादियों पर रोक लगाई गई है, यानी कि पॉलीगमी पे रोक लगाई गई है। संपत्ति में लड़के और लड़की को बराबर का अधिकार दिया गया है। तलाक के नियम भी सभी धर्मों में एक से लागू होंगे। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का हक मिलेगा। मुसलमानों में हलाला और इद्दत की जो रस्म है उस पर रोक लगाई गई है। जनजातीय समुदाय को इस कानून से बाहर रखा गया है। लेकिन इस बिल में जो सबसे दिलचस्प पहलू है उसका वास्ता नए दौर के नए सवालों से है। लिव इन रिलेशनशिप्स का जो चलन है उसको कानूनी दर्जा देने की बात इस बिल में की गई है। यानी कि लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं उन्हें, यानी बिना शादी के साथ रहना, उन्हें भी अब रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। तो क्या इससे कोई समस्याएं पैदा नहीं हो सकती? क्योंकि लिव इन रिश्ते को भी रजिस्टर कराने की बात है। ऐसा रिश्ता रजिस्टर न कराया गया तो साथ रहने वालों को किराए पर घर नहीं मिलेगा। खतरनाक बात है कि बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन रिलेशनशिप्स में सजा हो सकती है। 25,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है और 6 महीने की जेल भी, और दोनों भी, यानी कि जुर्माना और जेल भी हो सकती है। रजिस्टर कराने में अगर 1 भी महीने की देर हुई तो 10,000 का जुर्माना और 3 महीने की सजा इसमें मिलेगी। तो दिलचस्प ये भी है कि जो अवयस्क जोड़े हैं 21 साल से नीचे के, वो भी साथ रह सकते हैं, लेकिन अभिभावकों की इजाजत के बाद। और ऐसे जोड़े के बच्चों को, यानी कि जो लिव इन रिलेशनशिप्स में हैं, उनके बच्चों को सारे कानूनी अधिकार होंगे। किसी भी बच्चे को अवैध नहीं कहा जा सकता, यानी लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चाइल्ड की जो बात है ये बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण मानवीय पहलू है। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप्स को शादी की तरह रजिस्टर कराना पड़े तो उसमें और शादी में क्या अंतर रह जाएगा, और फिर साथ रहने को गुनाह बना देना कहां तक उचित है? सवाल और भी हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि क्या उत्तराखंड सरकार को ऐसा कानून पास करने या लागू करने का अधिकार है? वैसे समान नागरिक संहिता कंकरेंट लिस्ट में है, यानी कि इस पर ये जो समवर्ती सूची है इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। मगर कुछ जानकार या वकील ये मानते हैं कि सिर्फ संसदीय राय से यह कानून बनाया जा सकता है और स्टेट्स इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, समझेंगे, पर पहले ये देख लें कि इस पर जो बहस अब चल रही है इसमें कौन क्या कह रहा है। जो सुनने में आ रहा है कि यह 500-700 पन्नों का पृष्ठों का मसौदा ड्राफ्ट है, उसके लिए हम चाहते हैं कि हमें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, जिससे कि हम उसको अध्ययन कर सकें और उसको रेखांकित कर सकें। लेकिन सरकार चाहती है कि आज ही प्रस्तुतिकरण होगा और आज ही उसको पारित किया जाएगा। तो इतना समय, इतनी हड़बड़ी किस बात की है, इतनी उतावली किस बात की है? 10 साल मोदी सरकार के शासनकाल के बाद, उत्तराखंड के दूसरे टर्म के बाद, ऐसा क्यों है कि चुनाव के पहले ये सारे चीजें करनी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ये वो नहीं करेंगे तो आप इसी पर सवालों में कैसे उलझे रहिएगा? आप कब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर आप कब बातें करिएगा? अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे आपको और बाकी देश को उलझाए रखेंगे? ये कुछ नहीं है, ये देश को डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके हैं और इसमें वो बिल्कुल यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से। भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ इस देश में हर व्यक्ति के लिए एक कानून होगा,
हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, ऐसा नहीं है। यह देश सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको स्थान देते हुए आगे बढ़ रहा है। इस देश में 4 जातियां हैं, गरीब है, किसान है, युवा है, महिला है, और इससे अलग हट करके जो सोचने वाले हैं उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, क्या ये जरूरी था इस समय करना? जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि वो सिर्फ ध्यान भटकाने की किया जा रहा है ताकि हम इन सवालों में उलझे रहें और जो असली मुद्दे हैं उन पे बात ना हो। पर क्या ये असली मुद्दे नहीं है? क्या एक कानून इस देश में लागू नहीं होना चाहिए सबके लिए? और उसके अलावा जिन मुद्दों पर हमने बात की, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, जो अभी मौजूदा दौर का, नए दौर का की बात है और उसके ऊपर चर्चा बहुत ज़रूरी है, उसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं उसका क्या असर होगा? और क्या राज्यों को ये अधिकार है, ये ठीक है कि राज्य अपना अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए? हालांकि ये है तो कंकरेंट लिस्ट में। इन तमाम बातों को समझेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं वरिष्ठ वकील आभा सिंह और हमारे साथ जुड़े हैं अश्विन दुबे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आभा जी, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस पर अब बहस हो रही है उत्तराखंड की असेंबली में, उसमें जो प्रावधान मोटे तौर पे दिख रहे हैं प्रो विमेन हैं, महिलाओं के हित में हैं, आप मानती हैं? नहीं, ये जो यूसीसी में ये महिलाओं के हित में कहाँ है? आप पहली बात महिलाओं को फिर जकड़ देना चाह रहे हैं ये कह के कि अगर उनकी जो फ्रीडम है, एक एडल्ट की जो फ्रीडम होती है कि वो अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकती है, वो शादी करना चाहती है, लिव इन में रहना चाहती है। क्योंकि लिव इन आप देखिए कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरह से डीवी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लिव इन रिलेशनशिप को मेंटेनेंस का भी अधिकार है। तो यहाँ देश का कानून है जो महिलाओं को आगे ले जा रहा है, और यहाँ पे उत्तराखंड में एक ऐसा कानून लाया जा रहा है जो महिलाओं को पीछे ले जाएगा सदियों से। तो मैं तो कहूंगी बिल्कुल प्रोग्रेसिव नहीं। यानी कि लिव इन रिलेशनशिप्स को जो रजिस्टर कराने की बात है, वो लिव इन रिलेशनशिप की जो मूल भावना या जो उसका कॉन्सेप्ट है, आप कह रही है उसके ही खिलाफ है। तो उसमें और शादी जो है उसमें क्या फर्क रह जाता है फिर अश्विन दुबे? उसे लिव इन रिलेशनशिप और दूसरी शादियों को तो रजिस्टर कराना है, तो ये इसका क्या तुक बनता है, ये समझने की जरूरत है। देखिए, जब लिव इन रिलेशनशिप को एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड वैलिड यूनियन बनाना और महिलाओं जो कि मैरिज है, सुनिए, वो मैरिज और उसके बाद 2 एडल्ट कंसेंटेड एडल्ट एक साथ अगर रहने का फैसला करते हैं, सिर्फ क्योंकि रहना ही इंपॉर्टेंट, रहने के बाद में बात आती है जब चाइल्ड की प्रोटेक्शन की, बाद में आती है प्रॉपर्टी में शेयर्स की, बाद में बात आती है एडॉप्शन, मेंटेनेंस, डाइवोर्स या तमाम जब वो सेपरेट होते हैं उसकी। सवाल एक यह है कि सिर्फ लिव इन में रहना ही, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उन कॉन्सिक्वेंसेस को रेगुलेट करने के लिए और एक महिला के रख रखाव, संरक्षता, उत्तराधिकार और विरासत को नियंत्रित करने वाले जो नियम है, वो नियम सरकार अगर बना रही है तो मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ पर कोई। लेकिन अश्विनी जी, इसमें एक बात समझने की जरूरत है। आपकी बात सही है कि बहुत तरह की समस्याएं आती हैं जब आप लिव इन रिलेशनशिप में, कोई एक कपल अगर है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इसी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते, हो सकता है वो आगे चल के शादी करें, लेकिन शुरुआत में अगर वो 1 साल या 2 साल लिव इन रिलेशनशिप में है, उस दौरान भी उसे रजिस्टर कराने की जरूरत, या जो उसे अनिवार्य कर दिया गया है, वरना फाइन लगेगा, वरना आप जेल चले जाएंगे अगर 1 महीने की भी देर होती है। इसको कैसे समझा जाए या कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या इसकी क्या जरूरत थी? प्रोग्रेसिव सोसाइटी में समाज की निरंतरता और समाज में उन्नति के लिए, क्योंकि पहला जो कॉन्सेप्ट है वो एक सफरर का। सफरर कौन होता है? विमेन होती है। ऐसे केसेस में जब 2 कंसेंटेड एडल्ट्स एक साथ रहने का फैसला करते हैं और फैसला करने के बाद जब वो सेपरेट होते हैं तो अल्टीमेटली जो सफरर होती है वो महिला रहने के फैसले के समय की बात के ऊपर पूछ रही थी कि सेपरेट होने की बात तो तब आएगी, लेकिन अगर फौरन उस पर फाइन और सजा अगर हो जाती है। यशपाल जी, माफ कीजिएगा 1 मिनट, अश्विनी जी, आभा सिंह को भी लाना चाहती हूँ। आभा जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इसमें और शादी, जैसे शादियां हो रही हैं तो रजिस्ट्रेशन उनका भी अनिवार्य है, सब तरह की शादी का, और लिव इन रिलेशनशिप को भी आप रजिस्टर करते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों में? रजिस्टर आपने करा ही लिया तो वो क्या लिव इन रिलेशनशिप है, फिर उसके आगे शादी का क्या जरूरत, क्या फिर दोनों को फर्क करने का? बिल्कुल, ये डुप्लीकेशन का तो मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में आता। अगर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में साफ साफ कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप जो है इलीगल नहीं है।
तो जब उसको सुप्रीम कोर्ट कहता है इलीगल नहीं है, और आप जो कह रहे हैं फिर कोई फर्क ही नहीं रहा शादी, फिर वो आदमी शादी ना कर ले। लेकिन आज लिव इन में क्यों रहते हैं? हिंदुस्तान में आज प्रीनप का कॉन्सेप्ट नहीं है। डिवोर्स की प्रोसेस इतनी डर्टी और मेसी होती है कि इट इज बेटर कि अगर कपल जो है उनको पहले ही लग जाए कि हम साथ नहीं रह सकते, तो वो मेसी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। आप देखिए 498A के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, और अगर आप कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अ वुमन इन मैरिज, जो डाउरी डेथ्स होती हैं, आज भी एनसीआरबी कहता है कि साल में 3000 ब्राइड्स को जला के ससुराल में मार दिया जाता है। तो आज की जो मॉडर्न वुमन है वो बंधना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि उसका डिसीजन कोई और ले। और जब उसको पर आभा जी, इसमें मैं सवाल जोड़ दूं कि लिव इन रिलेशनशिप में भी क्राइम रेट्स बहुत हैं। साथ रह रहे हैं तो शादी हो या ना हो, उसमें भी हमने हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, विभत्स हत्याएं हुई हैं यहाँ पे। उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? और जो अश्विनी जी कह रहे हैं कि फिर बहुत सारी समस्याएं आती हैं आगे, इनहेरिटेंस, सेपरेशन, जब आप साथ नहीं रहते हैं, राइट्स, बच्चों की बातें, अगर बच्चे हैं ऐसे रिश्तों से। यहाँ मैं बता दूं कि डीवी एक्ट जो 2005 का है, आप अगर उसमें देखिए तो वैसे भी कानून में कह रखा है कि जो बच्चे हैं आउट ऑफ अ लिव इन रिलेशनशिप, उनको इनहेरिटेंस राइट्स अपने फादर की प्रॉपर्टी में मिलती है। नो चाइल्ड इज कॉल्ड इलीगल। चाइल्ड तो कहीं बास्टर्ड या इलीगल बोला ही नहीं जाता है, वेदर इट इज बोर्न आउट ऑफ मैरिज और आउट ऑफ वेडलॉक। ये हमारे लॉज की इतनी महानता है कि बच्चे तो ये लॉ पहले से है, पहले से है। तो अब जो ये उत्तराखंड के इस यूसीसी के ड्राफ्ट में जो है कि किसी भी बच्चे को लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट की कैटेगरी में नहीं बांटा जाएगा, वो कुछ नया नहीं है, वो पहले से था। बिल्कुल, हमारे कानून में कई बच्चे को हम इलेजिटिमेट नहीं करते, फादर की प्रॉपर्टी में राइट देते हैं। कितने केसेस में मैंने खुद लिव इन रिलेशनशिप्स में एलिमनी दिलाई है, मेंटेनेंस दिलाया है, उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बना हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के भी कई केसेस हैं। तो इसमें मुझे प्रॉब्लम है ये जेल की। ये क्या हम लोग एक नया चीज ला रहे हैं कि आप साथ रह रहे हैं, आपने नहीं बताया तो जेल हो जाएगी? मतलब डेमोक्रेसी। और ये भी कह दूं कि संविधान क्या कहता है, राइट टू प्राइवेसी जो 9 मेंबर बेंच ने कहा था, उसमें कंसेंटिंग एडल्ट्स विद इन 4 वॉल्स कुछ करते हैं तो दैट इज अ प्राइवेट लाइफ, इट इज नॉट एन ऑफेंस। तो आप राइट टू प्राइवेसी को भी वायलेट कर रहे हैं। अश्विनी जी, कंसेंटिंग अडल्ट्स और राइट टू प्राइवेसी का क्या है? ऐसे में आप साथ रहते हैं, आप सबसे पहले आपको रजिस्टर कराना, बताना है। बड़े आदर के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लैंडमार्क जजमेंट है, हमेशा से लैंडमार्क जजमेंट ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3-4 दृष्टांत मैं भी नगमा जी बता देता हूं। ललिता टोपो स्टेट ऑफ झारखंड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कपल अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो दे आर डीम्ड टू बी मैरिड इफ दे लिव टुगेदर। तो अब डीम्ड टू बी मैरिड की क्या परिभाषा होगी, क्या परिस्थितियां होंगी? सपोज एक चीट करता है तो उसके क्या समय सीमा भी है? डीम टू बी मैरिड, दूसरा 6 महीने साथ रहे। एलिजिटिमेट की बात हो रही है। एलिजिटिमेट और लेजिटिमेट शब्द, प्रॉपर्टी में राइट देना, और लेजिटिमेट चाइल्ड और एलिजिटिमेट चाइल्ड की अभी 2023 में जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, एलिजिटिमेट चाइल्ड को राइट मिलेगा लेकिन एलिजिटिमेट चाइल्ड नहीं कहा जाएगा, ये डिफिनीशन अभी तक नहीं आई है। उस बच्चे को, जो बच्चा 2 लोगों के कंसेंटेड एडल्ट के रिलेशनशिप से पैदा होगा, उसको समाज में सोशल स्टिग्मा नहीं हो, इसके लिए क्या जरूरी नहीं है कि सोसाइटी में एक लॉ रेगुलेट जो आभा जी कह रही थी अभी कि ये कानून तो पहले से बच्चे को कहीं भी लेजिटिमेट इलेजिटिमेट नहीं कहा जाता और उसको इनहेरिटेंस या उसके जो हक हैं वो मिलते ही हैं, राइट? ये नहीं है पहले से अश्विनी जी? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से हक मिला। जो पेरेंटल प्रॉपर्टी में पहले यह था कि एंसेस्ट्रल में नहीं मिलेगा, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एंसेस्ट्रल में मिलेगा, लेकिन लेजिटिमेट और एलिजिटिमेट की डिफिनीशन को डिफाइन नहीं किया गया है। लेजिटिमेट जो मैरिड से, एलिजिटिमेट जो कंसेंटेड रिलेशनशिप से, लेकिन उस स्टिग्मा को तो वो बच्चा पूरे जीवन भर झेलता है। लेजिटिमेट इलेजिटिमेट शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्या आभा जी? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, कैटेगराइज किया गया है? देखिए माँ के नाम से पासपोर्ट भी बनता है। आज हम मानते हैं पहले होता था पासपोर्ट नहीं दिया जाता था जब तक फादर अलाउ नहीं करता था। अब तो स्कूल एडमिशन भी मदर के नाम पे होते हैं, पासपोर्ट भी मदर के नाम पे होता है। आज हम मान के चलते हैं कि जो एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट वुमेन है वो नहीं बनना चाहती बंधनों में, तो आप उसके जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ लाइफ है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, अगर आज एक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट वुमेन डिसाइड करती है कि, इनफैक्ट आज के ही पेपर में देखिए एक महिला ने सरोगेसी से बच्चा करने की सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वी विल नॉट गो अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो सरोगेसी, आज महिलाएं ये भी अधिकार चाहती है कि बिना शादी के वो सरोगेट मदर बन सके। तो दे आर टू डिफरेंट इश्यूज। बट मैं कह रही हूँ कि जो विमेन का प्रोग्रेस है उसको हम इस तरह रोक नहीं सकते कि आपको हम जेल में डाल देंगे। विमेन के प्रोग्रेस, तरक्की या जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है उसको एक तरह से और पीछे ले जा रहा है। आप इनहेरिटेंस समस्या उसको छोड़ के अगर हम सिर्फ ये लिव इन वाले मुद्दे पर आए कि अभी जो चॉइस था या राइट टू प्राइवेसी है, दो अडल्ट वयस्क के बीच में, कंसेंटिंग अडल्ट साथ अगर रहें, उसको इस तरह के रजिस्ट्रेशन और कानूनी इसमें बांधकर क्या वो राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं है और प्रोग्रेसिव होने की बजाय ये और रिग्रेसिव है, पीछे ले जाता है? आपको ये बात में कितनी सच्चाई लगती है? राइट टू प्राइवेसी इंडीड एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्राइवेसी एट ए प्राइवेट प्लेस। राइट टू प्राइवेसी एक ऐसे प्लेस पर, दूसरे के घर पर राइट टू प्राइवेसी किराए पर लेने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। देन यू हैव टू शो योर रिलेशनशिप की क्या है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर जो इंपॉर्टेंट पहलू है, देखिए महिला का पासपोर्ट, बच्चे का राइट टू प्राइवेसी किसी और के घर पे मतलब ऐसे दो लोग किराए पे नहीं ले सकते। दो लोग किराए का मकान लेकर के अगर डिक्लेयर अपना रिलेशनशिप नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, और उस गैर कानूनी कैसे हो जाता है? नहीं, अपने देखिए, इसलिए राइट टू प्राइवेसी रहना और किराए पर मकान लेकर के जाना, दोनों चीजों को उत्तराखंड के जैसा आभा जी कह रही हैं कि इंडिपेंडेंट चॉइस को भी रोका जा रहा है। आप कह रहे हैं मतलब जैसे इसमें यूसीसी में कहा गया, उत्तराखंड में जो ड्राफ्ट है कि प्रोग्रेसिव है, महिलाओं के हित में। एक तो महिलाओं के हित में है आभा जी ये बड़ी बात कि लड़के और लड़की का फर्क नहीं है इनहेरिटेंस में, आप ये मानती हैं? लेजिटिमेट इलेजिटिमेट बच्चों का जो ये किया जाता था उसको खत्म किया जा रहा है। संपत्ति में लड़के लड़की को बराबर का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कब से बेटियों को अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का अधिकार दिया? ये आज की बात नहीं है। ये कह रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं कि लड़के लड़कियों को आज इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले से दिया हुआ है। इनफैक्ट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी लड़कियों को आज अधिकार मिलता है, वो कर्ता हो सकती है। लेकिन अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून चल रहे थे, तो अगर उसको हटाकर एक समान कानून जो सबको बराबर का हक दे और गुंजाइश नहीं रहे भेदभाव की आभा जी, तो ये एक प्रोग्रेसिव कदम है? नहीं, बिल्कुल। अब वो जो है, दैट आई एग्री कि अगर आप सब धर्म में एक तरह का कानून ला रहे हैं, जो चीज लिव इन रिलेशनशिप है वो गलत है। लेकिन अगर आप हर धर्म में जहां पे बच्चों को अधिकार नहीं है, जो पर्टिकुलर रिलीजन है, उसको आप एक यूसीसी ला रहे हैं, वो तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी लिखा है। दैट आई कैन एग्री कि सब धर्म में आप एक तरह का कानून ला रहे हैं, और लाना भी चाहिए कि सेम लॉ शुड बी देयर, कि मतलब व्हाई शुड अ वुमन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी कि उसको कुछ ज्यादा फैसिलिटीज मिले लॉ में। जी दैट आई कैन एग्री। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, इसमें एक ये भी बात है, कुछ जानकारों की ये भी एक राय है कि सिर्फ संसदीय राय से ही कानून बन सकता था। कंकरेंट लिस्ट में जरूर है ये सब्जेक्ट यूसीसी का, लेकिन ये संसदीय कानून ही बन सकता था। इसमें स्टेट जो है कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं। क्या मानना है आपका इसके ऊपर अश्विनी जी? देखिए, आर्टिकल 37 कहता है कि गवर्नमेंट की फंडामेंटल ड्यूटी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ट्रू लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करे। और अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य अपने स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे, तो 37 वहां पर डायरेक्शन भी देता है। तो किसी भी स्टेट के प्रोगेटिव में, और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट की 2020 की जजमेंट में कहते हैं गोवा एक शाइनिंग एग्जांपल है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड इरिस्पेक्टिव। गोवा में पहले से था ये, गोवा में इसीलिए उसको जो है, इसीलिए उसको एग्जाम्पल की तरह सेट करते हैं कि उसके बाद भी पिछले 20 से 25 वर्षों से सक्सेसफुली शाइनिंग एग्जाम्पल की तरह भारत में विविधता वाले कानून होने के बाद भी गोवा में सेपरेट कानून, वन यूनिफॉर्म कानून चल रहा है। उसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं समझ में नहीं आ रहा है कि सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू कर रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट्स हैं। आभा जी, पर गोवा का एग्जाम्पल देना क्या यहाँ पे सही होगा? क्योंकि गोवा में यूसीसी पहले से था, जब वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना उसके पहले से, और दूसरे कंकरेंट लिस्ट में है। स्टेट्स बना सकते हैं कि नहीं ये यूसीसी पे अपने कानून? आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, गोवा का जो था, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि गोवा का पहले से ये कानून था और गोवा वाज पार्ट, मतलब पोर्टुगीज कॉलोनी थी। बट अगर हम यहाँ पे आते हैं कि उत्तराखंड ने जो है ये यूसीसी का जो कानून बनाया है, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो मेरे फ्रेंड वो 37 आर्टिकल की बात कर रहे थे, तो वही 2 आर्टिकल पीछे आर्टिकल 35 साफ साफ कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स कॉन्करेंट लिस्ट में है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स को टच करता है, स्पेशली आर्टिकल 16 है, उन सबको फंडामेंटल राइट्स को टच करता है, तो सिर्फ पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है। और यहाँ पे मैंने आपसे कहा, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, ये सब फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है। फंडामेंटल राइट्स है, तो इसके ऊपर भी ये संशय बना हुआ है कि जहाँ पे
ये फंडामेंटल राइट्स को टच करता है, वहां पर सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकता है। तो ये एक सवाल है जिस पर आगे शायद चर्चा भी होगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अश्विनी जी और आभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नाटका से खबर आ रही है कि हाईकोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान सड़क रोकने के मामले में सीएम सिद्धरामैया और अन्य कांग्रेस नेताओं पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि सड़क जाम करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के मामले में केएस ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिद्धरामैया समेत कई कांग्रेस नेताओं ने अप्रैल 2022 में एक विरोध प्रदर्शन किया था। इसी मामले को लेकर कोर्ट ने अब सख्त रवैया अपनाया है। मामला क्या है, नेहाल बता रहे हैं हमें। नेहाल, ये 2022 का मामला है, इस पर कोर्ट ने जो अब कहा है और सिद्धरामैया पे फाइन लगाया है, ये पूरा क्या मामला था? ये देखिए, 2022 में जैसा कि आप बता भी रही हैं कि संतोष पाटिल के आत्महत्या का ये मामला था। इसको लेकर के ईश्वरप्पा जो उस वक्त पंचायती राज मंत्री थे, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी और रेस कोर्स रोड पे, बहुत ही व्यस्त सड़कों में से एक है इस शहर के, वहां पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो सिद्धरामैया उस टाइम में लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, विपक्ष के नेता थे और उन्हीं के नेतृत्व में ये सब हो रहा था। तो सिद्धरामैया ने अब मुख्यमंत्री बनने के बाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और ये कहा कि जो एफआईआर हुई है उसको क्वैश किया जाए। तो हाई कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त रवैया अपनाया। हाई कोर्ट का कहना था कि जो लोगों के प्रतिनिधि हैं वो अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो आम लोग भी इसी तरह से अगर अब धरना प्रदर्शन करने लगेंगे तो पूरा जो सिस्टम है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो क्वैश करने से मना कर दिया, यानी कि जो एफआईआर है उसको खत्म करने से मना कर दिया। लेकिन ये 10,000 रुपए सुरजेवाला के साथ साथ सिद्धरामैया और दूसरे आधा दर्जन नेताओं पर जो जुर्माना लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है कि एक काउंटर केस इनकी तरफ से कर्नाटका हाईकोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें एक पुलिस की सब इंस्पेक्टर को जिम्मेदार बताया गया था कि उसने जो सख्त रवैया अपनाया, इसी की वजह से वहां पर अफरा तफरी मची और इसके बाद लंबा ट्रैफिक जाम लगा और इसलिए इसको एक रेस्पोंडेंट बना दिया गया, एक पार्टी बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि बेवजह एक पुलिस अधिकारी को इस मामले में खींचा गया है, जिसका हम आपको दोषी पाते हैं और इसलिए हाई कोर्ट ने सिद्धरामैया, सुरजेवाला के साथ साथ दूसरे नेताओं पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। जी, धन्यवाद आपका नेहाल। उधर दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। 12 से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। दिल्ली, चंडीगढ़ और वाराणसी में छापेमारी हुई है। आम आदमी पार्टी के सांसद नारायण दास गुप्ता पर भी ईडी के छापे पड़े हैं। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के यहाँ रेड हुई है। शलभ कुमार जो जल बोर्ड के पूर्व मेंबर थे, वहां भी रेड हुई है और इससे पहले ईडी ने तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार भी किया है। ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर और दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच से संबंधित है। इसके बाद अब रेड को लेकर यहाँ पे जो रेड हुई हैं, इतने सारे लोग जो केजरीवाल के करीबी थे, उनमें से ये हैं सामने कुछ तस्वीरें। इनमें हैं विभव कुमार जो निजी सचिव रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, शलभ कुमार जो पूर्व मेंबर हैं जल बोर्ड के और नारायण दास गुप्ता जो आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं। तमाम केजरीवाल के करीबी हैं और इनके घर पे ईडी की रेड हुई है। इधर आम आदमी पार्टी इन रेड और उनके नेताओं को भेजे गए नोटिस को लेकर हमलावर है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। कल शाम को मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए
आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई। ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है। तो बार बार अलग अलग लोगों को डरा के, धमका के गलत स्टेटमेंट साइन कराए गए। आतिशी का ये आरोप है और इस बीच ईडी के आला सूत्रों ने एनडीटीवी से ये कहा है कि आतिशी झूठ बोल रही हैं और उन पर ईडी कार्रवाई कर सकती है। ईडी के आला सूत्रों का कहना है कि आतिशी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं, दुर्भावनापूर्ण हैं। कुछ आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज हटाने से जुड़े आरोप बिल्कुल झूठे हैं। आरोपियों के सभी बयान सीसीटीवी पर दर्ज हैं। उनके फुटेज आरोपियों को भी दिए गए हैं और कोर्ट को भी। पहले सिर्फ वीडियो में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती थी, तब सीसीटीवी में ऑडियो की सुविधा नहीं थी। ईडी पेशेवर तरीके से सारे बयान दर्ज करती है। अक्टूबर 2023 से ईडी कार्यालय में आधुनिक सिस्टम लग गया है। अब पूछताछ की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। इसके बाद सभी आरोपियों से पूछताछ की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। आतिशी पर झूठे बयान के लिए ईडी कार्रवाई भी कर सकती है। मध्य प्रदेश के हरदा से एक बड़ी खबर ये आई है कि एक पटाखा फैक्ट्री में वहां पे बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे आग लग गई है और इस आग से अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन 90 लोग इसमें घायल हैं और कुछ की हालत काफ़ी गंभीर भी बताई जा रही है। ये जो पटाखा फैक्ट्री है, इसमें जो धमाका हुआ वो इतना ज़ोरदार था कि शहर में दूर दूर तक मकानों और दुकानों के शीशे टूट गए हैं। दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गए हैं। धमाके के बाद आग का एक गोला धधकता हुआ आसपास के लोग वहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी वहां पे मची रही। घायलों को लाने के लिए एक रास्ता पूरा खाली कराया गया जिसे ग्रीन कॉरिडोर कहा जाता है और ये ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यहां से घायलों को ले जाया जा रहा है। घायलों की संख्या काफ़ी है। इसमें अभी तक 90 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। इस वक्त की वहां पर स्थिति क्या है, हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी। वहां पर घायलों को बचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। आप जहां मौजूद हैं वहां की स्थिति बताइएगा अमृतांशी। देखिए, स्थिति यहाँ पर बेहद ही बिगड़ी हुई है और आपको तस्वीरें सीधे दिखाती चलती हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। कुछ जानकारी ये भी आ रही है कि 6 महीना पहले ये जो फैक्ट्री है सितंबर के अराउंड इसको सील किया गया था, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही जो है वो की गई है और लापरवाही का नतीजा आज बेगुनाहों को झेलना पड़ रहा है। और कई ये जो मलबा आप देख रहे हैं जो कि जेसीबी लगातार हटा रहा है, हमने अपनी आंखों से वो तस्वीरें अभी देखी हैं जब पूरे जली हुई बॉडीज़ के साथ पशु या जो लोग हैं उनकी बॉडीज़ अंदर से निकाली जा रही है। अगर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे तो इस जगह पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। लगातार जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का कामकाज किया जा रहा है और ये जगह पूरे धुएं का गुबार बन चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं रह रहकर जो आग है वो धधक रही है। कई दर्जनों भर से ज़्यादा यहाँ पर फायर ब्रिगेड्स पहुँची हुई हैं जो कि आग को बुझाने का काम कर रही हैं, धुएं को हटाने का काम कर रही हैं, लेकिन वो असफल होती जा रही हैं क्योंकि हालात यहाँ पर इतने बिगड़े हुए हैं। ये आशंका जताई जा रही है कि अभी 10 से 11 मौत जो है अनऑफिशियल कंफर्मेशन मौत का बताया जा रहा है, डेथ्स का बताया जा रहा है। लेकिन इस जो मलबा आप देख रहे हैं, जो पूरा अगर आप आगे तरफ थोड़ा धुआं है वहाँ पर देख रहे होंगे, वहाँ जो पूरा मलबा है यहाँ पर कई लोग जो है वो काम कर रहे थे और जिस तरह से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है किसी को भागने का मौका नहीं मिला है, जो कि प्रत्यक्षदर्शी जो है वो बता रहे थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मलबा है उसके नीचे कई लोग अभी दबे हुए हैं। एक बॉडी अभी हमने देखी जो कि पूरी तरीके से कंकाल बन चुकी थी, पूरी तरह से जल चुकी थी और कई लोगों को यहाँ पर निकालने का काम भी जारी है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 150 से भी ज़्यादा जो इंजर्ड लोग हैं, जो घायल लोग हैं,
वो जिला अस्पताल में जो है वो भर्ती हैं। उनको भोपाल भेजा जा रहा है, नर्मदापुरम ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भेजा गया है। उसके साथ ही साथ उनको इंदौर भी जो अस्पताल है वहाँ पे बर्न यूनिट्स तैयार की गई हैं। लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको जो दिखाऊंगी, यहाँ पर जो घर आप सामने देख रहे हैं, इनकी दीवारें पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। पूरा जो धमाका था वो इतना ज़बरदस्त था कि सामने जो घर थे उनकी दीवारें टूट गई। इनके पीछे जो घर बने हुए थे वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं। आसपास के जितने भी 100 घर हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है, उनको खाली किया गया है और लगातार यहाँ पर राहत बचाव कार्य जारी है। लेकिन यही आशंका जताई जा रही है कि अभी कई और बॉडीज़ यहाँ पर निकल सकती हैं, क्योंकि अब शाम का वक्त है तो थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइट्स लगाई जा रही हैं, क्योंकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ को बुलाने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी है क्योंकि जो मलबा है, जो तबाही है, वो यहाँ के जो है बस का काम नहीं रह गया था। इसलिए सेना को भी यहाँ पर भेजे जाने की बात कही गई है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार से सेना की मदद मिल पाए। जी, आप जैसा बता रही हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत भयानक ये दुर्घटना है। भीषण आग लगी, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। हमें अमृतांशी ये तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पे सेना तक की मदद लेने की ज़रूरत पड़ी है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम वहां पे मौजूद है। धन्यवाद आपका अमृतांशी। हम तस्वीरें, वीडियोस देख रहे हैं। आपके पीछे दिखाया आपने कि कितना ज़बरदस्त धमाका हुआ है कि आसपास के जो घर हैं उनकी दीवारें टूट गई हैं। तो वहां पर 150 लोग बताया जाता है कि लगभग घायल हुए हैं। जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो अभी 10 लोग या ये जो संख्या मौत की है वो बढ़ सकती है, पर अभी ये बताया जा रहा है कि इतने लोग इसमें मारे गए हैं। बहुत ही भयानक ये हादसा है और इसमें यहाँ से लोगों को, घायलों को अब या तो भोपाल ले जाया जा रहा है या कुछ इंदौर भी ले जाया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बना के बचाव का काम चल रहा है। अभी भी मलबा साफ किया जा रहा है। शाम हो गई है, लाइट्स लगानी पड़ रही हैं और काम में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। अभी भी मलबे में से वहाँ पे लाशें और लोगों की कंकाल निकल के आ रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक और भयानक हादसा ये मध्य प्रदेश के हरदा से। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक समेत कई लोगों ने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। भूख हड़ताल शुरू करने की तारीख 19 फरवरी है। लद्दाख के लोग ये भी चाहते हैं कि संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू किया जाए। भूख हड़ताल पर जा रहे लोगों ने साफ कहा है कि इसमें और भी लोग शामिल होंगे। हमें लगता है ये सिलसिला काफी देर तक चलने वाला है, उसमें हमारी जान जाए तो ये सिलसिला शुरू रखना है। तो उसके लिए अगर हम में से किसी की मौत हो जाती है इस प्रदर्शन के दौरान, तो ये सिलसिला नहीं टूटना चाहिए। तो उसके लिए वॉलंटियर हम अभी से भर्ती कर रहे हैं और हमारे पास खुशी की बात है, बहुत सारे लोगों ने इच्छा जाहिर की है कि इसको हम कभी, जब तक हमारी मांगों पे गौर नहीं होता, पूरा नहीं होता, इस सिलसिले को जारी रखेंगे। भूख हड़ताल का ये सिलसिला जारी रहेगा, एक चेन रिएक्शन के जैसा, रिले रेस के जैसा, और इसके लिए वॉलंटियर्स आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। लद्दाख में हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्र ने वहां के नेताओं को 19 फरवरी को ही दिल्ली बुलाया है, जब से भूख हड़ताल शुरू होने वाली है। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।